अस्सलाम वालेकुम। आज अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स में जो हमारा टॉपिक है वो है आर्च एंड गार्च। आर्च एंड गार्च मॉडल। अच्छा, आर्च और गार्च का क्या मतलब है? आर्च का मतलब है ऑटो रिग्रेसिव ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल वेरी। क्या है? आर्च है ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसिडास्टिसिटी। हेट्रोसिडास्टी अच्छा, ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसिडास्टिसिटी। अच्छा, और गार्च है जनरलाइज ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसिडास्टिसिटी। ये है ए। अच्छा, आर्च और गार्च मॉडल हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल, आप ये टेक्निक है, ये मॉडल्स हैं जो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इन्वेस्टर हैं, ये इन्वेस्टर के एटीट्यूड को मॉडल करते हैं। हम जब किसी भी इन्वेस्टर के एटीट्यूड को मॉडल में दिखाना चाहते हैं, किस किस लिए कि जो एटीट्यूड है इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रिटर्न की तरफ। ठीक, कि जो वो इन्वेस्ट करने वाला है, जो इन्वेस्टर है, वो जब इन्वेस्ट करता है तो उसका एटीट्यूड क्या होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न की तरफ और रिस्क की तरफ। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी है, जाहिर बात है जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो अनसर्टेनिटी, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो अनसर्टेनिटी होती, रिस्क होता है। तो इसका मतलब उसका जो एटीट्यूड है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न की तरफ क्या है और उसके साथ साथ जो है रिस्क की तरफ क्या है। जब हम इस एटीट्यूड को मॉडल करते हैं तो उसे बोलते हैं आर्च गार्च मॉडल। ठीक है, ये क्या करते हैं मॉडल? इस मॉडल में हम जो है वो डील करते हैं, दीज मॉडल्स deals with this model deals with volatility volatility वोलेटिलिटी क्या है? वोलेटिलिटी है वेरिएंस। वोलेटिलिटी को हम वेरिएंस भी बोलते हैं। किसके ये मॉडल जो है वो वोलेटिलिटी को डील करता है किस चीज़ की वोलेटिलिटी को? सीरीज की, जिस पे हम ये मॉडल रन कर रहे हैं। तो इसको ये मॉडल जो है ये क्या करता है, ये अब दोनों चीज़ें रिपीट करते हैं। इसमें हम एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर को मॉडल करते हैं टुवर्ड्स रेट ऑफ रिटर्न जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है और टुवर्ड द रिस्क अनसर्टेनिटी। इसके अलावा जो है ये मॉडल डील करता है विद वोलेटिलिटी। अच्छा जी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में हाई वोलेटिलिटी होती है, हाई रिस्क होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर है उसके एटीट्यूड को जब मॉडल किया जाता है तो वो आर्च के जरिए किया जाता है। ठीक है, आर्च गार्च के जरिए। ठीक, अच्छा, इसमें क्या करते हैं? इसमें हम देखते हैं फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर है स्टॉक एक्सचेंज में, वो क्या करता है? वो एसेट्स को बाय करता है। ठीक है, प्रेजेंट से फ्यूचर। अब वो क्या करता है? वो फोरकास्ट करता है रेट ऑफ रिटर्न को। ठीक, ना सिर्फ वो रेट ऑफ रिटर्न को फोरकास्ट करता है बल्कि जो वेरिएंस है रिटर्न का
उसको भी क्या करता है, फोरकास्ट करता है। जो वेरिएंस है रिटर्न का, जो उसने अपने पास एसेट्स को होल्ड किया हुआ है, उसका दो चीज़ें वो देखेगा। अब क्या देखेगा, पहला वो देखेगा रेट ऑफ रिटर्न, उसको फोरकास्ट करेगा, बल्कि वेरिएंस को भी फोरकास्ट करेगा, वेरिएंस ऑफ रिटर्न को। और वेरिएंस मैंने आपको बताया वोलेटिलिटी, जो रिस्क है, जो रिस्क इन्वॉल्व है, उसको भी वो क्या करता है, वो जो है फोरकास्ट करेगा। ठीक है जी। इसके अलावा ये क्या करता है, अगर हम इसे शॉर्टली कहें तो हम क्या करते हैं, कंडीशनल बिहेवियर, कंडीशनल वेरिएंस जो है उसे मॉडल करते हैं। ठीक, मॉडल्स करते हैं हम कंडीशनल वेरिएंस को। अच्छा, अब हम करते हैं आर्च मॉडल। अब हम पहले करेंगे आर्च मॉडल। अच्छा, ये क्या है, ये आर्च मॉडल कहता है जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल जो है वो डिपेंड करता है variance of residual depends on squared error term from past period। ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये क्या कहता है, वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल डिपेंड, जो वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल है जो किसी एट टाइम टी, वो डिपेंड करता है स्क्वेयर्ड एरर टर्म फ्रॉम पास्ट पीरियड। ठीक है। हम अच्छा, इसमें अब हम क्या करते हैं, आर्च में हम साइमल्टेनियसली जो है मीन और वेरिएंस जो है उसकी सीरीज को, उसको मॉडल करते हैं। पहले हम मीन को करेंगे, फिर हम वेरिएंस को करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है, अब अगर हम थोड़ी सी इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि वोलेटिलिटी तब आती है जब कंडीशनल वेरिएंस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे। जब कंडीशनल वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट ना रहे तो इसका मतलब है रिस्क भी है और वोलेटिलिटी भी है सीरीज में। अगर जो कंडीशनल वेरिएंस है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब है होमोसिडास्टिसिटी है। अगर वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो हेटेरोसिडास्टिसिटी। ठीक है। तो हम जब हमें पता लग जाए कि कंडीशनल वेरिएंस जो है, जब ये शक हो जाए कि कंडीशनल वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम मीन और वेरिएंस दोनों को सीरीज, दोनों को जो है वो साइमल्टेनियसली मॉडल करेंगे। पहले हम मीन को करेंगे, मीन वाई टी अच्छा, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बीटा एक्स टी प्लस म्यू टी। अब ये बीटा क्या है, बीटा एक वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट है। बीटा क्या है, के मल्टीप्लाई बाय वन वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट। अच्छा, एक्स टी क्या है, एक्स टी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये वेक्टर है, वेक्टर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अच्छा, म्यू टी क्या है, ये एरर टर्म है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है विद जीरो मीन एंड कांस्टेंट वेरिएबल। इसका क्या है,
independently distributed with zero mean and constant variance। ठीक है जी, कांस्टेंट वेरिएंस। इसी तरह हम जब अब वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल जो है उसको मॉडल करेंगे। ठीक है, वेरिएंस ऑफ, ये पहला क्या हो गया, मीन के लिए, मीन को मॉडल किया, फिर किसको करना है, वेरिएंस ऑफ, ये तो ह्यूमन लिख लिया, वेरिएंस at t is depends on gamma naught gamma mu। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें क्या कहा, जो कंडीशनल वेरिएंस है, जो वेरिएंस है वो डिपेंड करता है किस पे, एरर स्क्वायर्ड एरर टर्म ऑफ पास पीरियड। ठीक, तो ये जो हमने कंडीशनल वेरिएंस को जो है वो मॉडल किया है कि, और इसमें दिखाया कि कंडीशनल वेरिएंस जो है वो पास्ट एरर स्क्वायर्ड एरर टर्म पे डिपेंड कर रही है। इसको बोलते हैं आर्च बेसिक आर्च वन प्रोसेस, बेसिक आर्च वन प्रोसेस, क्योंकि इसमें लैग वन है तो हम कहते हैं बेसिक आर्च वन प्रोसेस। ठीक है जी, ये है आर्च बेसिक मॉडल। हम इसमें दोबारा बताते हैं, हम क्या करते हैं, हम जब पता लगे, जब हमें सस्पेक्ट, व्हेन इट इज सस्पेक्टेड दैट conditional variance is not constant, then we will model mean and variance simultaneously। ठीक है, जब हमें ये शक हो कि जो कंडीशनल वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम मीन और वेरिएंस को साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली मॉडल करते हैं। ये मीन है, ठीक है, ये डिपेंड करता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के वेक्टर पे, वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट पे, और ये यहाँ हमने क्या लिखा है, एरर टर्म, जो क्या है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है विद जीरो मीन एंड कांस्टेंट वेरिएंस। अच्छा, फिर हमने जो है वो वेरिएंस को मॉडल किया, वेरिएंस डिपेंड कर रहा है पास्ट पीरियड से, जो पास्ट पीरियड की स्क्वायर्ड एरर टर्म पे। ठीक, अच्छा, इसको बेसिक आर्च वन मॉडल का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम अब ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको मजीद जो है वो एलैबोरेट करते हैं। आर्च वन प्रोसेस क्या है, आर्च वन प्रोसेस है कि हम वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने आपको पहले बताया, मीन को मीन इक्वेशन लिखते हैं, एक्स टी प्लस मीन। ठीक है, इसी तरह हम जो है ये क्या कह रहे हैं, ये इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आइडेंटिकल है, इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकल है, जीरो मीन है,
और कांस्टेंट जो है वो वेरिएंस है। अच्छा, जब हम इसी तरह हम वेरिएंस को करते हैं, इसको मैं एच टी में लिखता हूँ, क्या करता हूँ, एच टी। ये वैसे ही गैमा नॉट प्लस गैमा वन म्यू टी माइनस वन। अच्छा, म्यू टी माइनस वन जितना बड़ा होगा, म्यू टी माइनस जो है वो जितना बड़ा होगा उतना ही म्यू जो है वो हायर होगा। ठीक है जी, उतना ही म्यू क्या होगा, हायर होगा। और ये पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये जब ये गैमा वन जो है वो पॉजिटिव होगा तो वेरिएंस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वेरिएंस भी पॉजिटिव होगा। वेरिएंस जब पॉजिटिव होगा तब ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है आज का आर्च मॉडल जो है वो मॉडल करता है वेरिएंस को। अच्छा, ये आर्च वन प्रोसेस क्या है, आर्च वन प्रोसेस है जब जो लैग की वैल्यू है वो वन होती है, जब लैग की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। अब ये आर्च वन प्रोसेस, अब अगर इसे जनरलाइज करते हैं, आर्च क्यू प्रोसेस, क्यू के कोई भी नंबर हो सकता है। मैं पहले लिखता हूं आर्च टू, आर्च टू, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एच टी, ये देखिए प्लस प्लस टी माइनस वन प्लस हम्म। तो ये कहां तक जा रहा है, ये सेकंड एक्ट तक जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये आर्च टू प्रोसेस, ये क्या होगा, ये आर्च टू प्रोसेस। इसी तरह आर्च थ्री क्या होगा, एच टी प्लस, अच्छा जी, ये थ्री तक चला गया, कहाँ तक चला गया, थ्री तक की, तो ये क्या होगा, ये आर थ्री होगा। इसी तरह से जनरलाइज करें तो हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं आर क्यू, ठीक है, इसे जनरलाइज कर सकते हैं। तो क्यू जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एच टी इसे सो ऑन करते हैं, तो यहां लिखते हैं क्यू, टी माइनस क्यू। तो ये क्या है, इसे जनरलाइज कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सुमेशन फॉर्म में, इसको सुमेशन फॉर्म में भी हम जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। सुमेशन फॉर्म कैसे है, सुमेशन फॉर्म हम लिखेंगे summation j is equal to 1, j is equal to 1, और ये कहाँ तक जाएगा, ऊपर q तक, और गैमा j ई म्यू स्क्वायर टी माइनस जे, टी माइनस जे। तो ये है इसकी जो इक्वेशन है, जो समेशन फॉर्म। अच्छा, इसमें अब क्या है
कि जो गैमा है वो पॉजिटिव होगा जब वेरिएंस पॉजिटिव होगा, गैमा हमेशा पॉजिटिव होगा जब वेरिएंस जो है वो पॉजिटिव होगा। अब ये है आर्च क्यू मॉडल्स। ये मैंने आपको बताया कि आर्च क्यू मॉडल्स कैसे निकालते हैं और क्या है ये आर्च मॉडल। अब हम बताएंगे कि भाई क्या हम डायरेक्ट आर्च को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं? नहीं। ठीक। अच्छा। अच्छा, इसमें जो है हम क्या डायरेक्ट आर्च को जो है वो एस्टिमेट करेंगे? अच्छा, लेकिन ऐसे जब हम आर्च को एस्टिमेट करेंगे तो आर्च से पहले हमें पहले देखना होगा। हमें देखना होगा कि भाई आर्च को एस्टिमेट करने से पहले हमें देखना होगा कि क्या वाकई आर्च इफेक्ट प्रेजेंट भी है कि नहीं। आर्च इफेक्ट की प्रेजेंस के लिए हमें क्या करना होगा? हमें फिर एक टेस्ट रन करना होगा जिसे हम बोलते हैं ब्रश पेगेन टेस्ट। ब्रश पेगेन, इसे कोई पेगेन बोलता है, पेगेन टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट किस लिए यूज होता है? ये टेस्ट देखता है कि क्या हमारे मॉडल में आर्च इफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, आर्च इफेक्ट पाया जाता है। अगर वो प्रेजेंट है तो फिर हम आर्च मॉडल रन करेंगे। अगर आर्च इफेक्ट नहीं प्रेजेंट तो हमें ज़रूरत नहीं है उसको रन करने की। तो हम देखते हैं ये क्या है। हम पहले मीन की इक्वेशन लिखते हैं, वाई टी इज इक्वल टू, ये मैंने आपको पहले बताया मीन इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, इस ये इक्वेशन है, इस पे हम ओएलएस रन करेंगे, ओएलएस रन करेंगे और म्यू टी को कैलकुलेट करें, कैलकुलेट म्यू टी। हम म्यू टी को जो कैलकुलेट करेंगे, ये एस्टिमेटेड होएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम जो एस्टिमेटेड म्यू टी है उसकी इक्वेशन लिखते हैं, उसकी जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन जो है उसको रन करेंगे। किसकी रिग्रेशन को? स्क्वायर्ड रेजिडुअल म्यू स्क्वायर टी। इसको हम किस पे रन कर रहे हैं? देखिए, रिग्रेस कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे, और इसकी पार t-1 पास वैल्यू सोन करके म्यू एस्टिमेटेड स्क्वायर टी माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू। ये रिग्रेशन रन करेंगे। हम क्या करेंगे? ये रिग्रेशन रन करेंगे। पहले इस पे ओएलएस रन किया, म्यू एस्टिमेटेड निकाला टी, फिर म्यू एस्टिमेटेड टी को रिग्रेस किया उसकी पास वैल्यू पे, स्क्वेयर्ड पास्ट वैल्यू पे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है? फिर इस मॉडल से कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट करेंगे n मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर। अच्छा, n मल्टीप्लाई बाय n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उससे हम फिर निकालेंगे जो इसे हम काई डिस्ट्रीब्यूशन, काई डिस्ट्रीब्यूशन में लेके जाएंगे। काई डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो p-1 पी वाई काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, किसके साथ? विद
जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या है, वो है रो -1। ठीक है जी। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि अगर जो एल एम स्टैट जो है, जो एल एम स्टैट बड़ी हो काई स्क्वेयर रो -1, तो हम रिजेक्ट, ये एल एम है, ये क्या है एल एम स्टैट ग्रेटर है काई स्क्वेयर रो -1 से, तो हम क्या करेंगे, हम देन रिजेक्ट एच नॉट। अच्छा, एच नॉट क्या है, एच नॉट शो करता है होमोसिडास्टिसिटी। होमोसिडास्टिसिटी। अच्छा, फिर क्या करेंगे, जब एल एम स्टैट जो है वो काई स्क्वेयर से ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, एच नॉट जो है, एच नॉट कहता है देयर इज होमोसिडास्टिसिटी और एच वन कहता है देयर इज नो होमोसिडास्टिसिटी। मीन एच वन का मतलब है कि आर्च इफेक्ट इज हेयर। तो जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे तो फिर हम कहेंगे देयर इज नो होमोसिडास्टिसिटी। इसका मतलब है आर्च इफेक्ट पाया जाता है, इसका मतलब है देयर इज नो होमोसिडास्टिसिटी। अगर एच नॉट एक्सेप्ट होता तो देयर इज होमोसिडास्टिसिटी, लेकिन यहाँ एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है और एच वन जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है और वो कह रहा है देयर इज आर्च इफेक्ट। ठीक है जी। तो कैसे आर्च इफेक्ट, जब आर्च इफेक्ट हो जाए, जब ये कंफर्म हो जाए कि देन देयर इज आर्च इफेक्ट, हमें पता लग गया प्रेजेंस ऑफ आर्च इफेक्ट। जब प्रेजेंस ऑफ आर्च इफेक्ट आ गई तो हम OLS नहीं रन करेंगे, देन कांट रन OLS। फिर क्या करेंगे, देन हम ML मैक्सिमम लाइक्लीहुड, जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड नॉन लीनियर टेक्निक है उसे यूज करेंगे हम इस मॉडल को रन करने के लिए, ठीक है जी। ये था आपका आर्च। अब हम अगर इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, अगर हम इसे मजीद एक्सप्लेन कर दें तो हम इसे कहेंगे कि जो आर्च मॉडल है वो तब लगाया जाता है जब हमें वोलेटिलिटी होने का सस्पेक्ट हो, हम कहें कि यहाँ वोलेटिलिटी कंडीशनल वेरिएंस जो है वो चेंज हो रहा है, जब वहाँ हेट्रोसिडास्टिसिटी है, जो आपका कंडीशनल वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं है। इसमें थोड़ा सा जो, अच्छा ये मैं जो है ये क्या है, ये एस्टीरियो की बुक से है, ठीक है। अभी आप उस बुक में से मजीद डिटेल में देख सकते हैं। उस अगर हम इसे थोड़ा सा और डिकम्पोज करें वेरिएंस को, जो है म्यू टी, हम एरर टर्म को हम और डिकम्पोज कर सकते हैं। हम कहते हैं एरर टर्म जो है वो दो चीज, एरर टर्म के दो कंपोनेंट है, एक सिस्टमेटिक है एक रैंडम है। एक सिस्टमेटिक है और दूसरा क्या है, दूसरा रैंडम, दो कंपोनेंट, ठीक है जी। अच्छा, ये जीरो मीन है GT का। अच्छा, वेरिएंस जो है वो 1 है, ठीक है। ये जो है ये स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है। तो हम अगर आर्च लिखें इस तरह, आर्च का मॉडल प्रोसेस लिखते हैं, हम कहते हैं HT इज इक्वल टू, ये हमने आर्च 1 प्रोसेस लिखा इसमें,
ठीक है, इसमें इसकी जो मेन इक्वेशन है वो क्या होगी? मेन इक्वेशन में लिख रहा हूँ। अब इस म्यू टी को हम लिखते हैं, ये यहाँ पुट करते हैं, तो ये क्या होगा? जी टी। इसको और अगर लिखें, ये मैं वैसे मैथमेटिकली इसे ज़रा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एच टी की जगह मैं जो हूँ वो अगर ये लिख दूँ, ये वाली इक्वेशन अगर मैं इसकी जगह लिखूँ तो ये आएगा। ठीक, अब अगर ये जो है इसका मीन जीरो होगा तो हम कहेंगे कि मीन का मीन भी जो है, और सॉरी म्यू का मीन भी जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो अनकंडीशनल वेरिएंस क्या होगा? अनकंडीशनल वेरिएंस, अगर ये कंडीशनल वेरिएंस है, अनकंडीशनल वेरिएंस हम लिखते हैं। अनकंडीशनल वेरिएंस हम इसका लिखने लगे हैं, वेरिएंस म्यू टी। ये अनकंडीशनल क्या? अच्छा, जो अनकंडीशनल वेरिएंस है वो फंक्शन है जी टी, जी स्क्वेयर टी का और एच टी के मीन का। ये दोनों जो हैं, ये जब हम इसे इक्वल करते हैं तो ये होता है गैमा नॉट ओवर वन माइनस गैमा वन। गैमा नॉट जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर होगी और गैमा वन की वैल्यू जो है ज़ीरो और वन के दरमियान होगी। ठीक है, जब ज़ीरो और वन के दरमियान होगी तो हाँ इसका तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो कंडीशनल वेरिएंस है वो स्क्वेयर्ड एरर टर्म की पास वैल्यू पे डिपेंड करता है, और जो इफेक्ट ऑफ ईच न्यू शॉक जी टी है इफेक्ट ऑफ न्यू, ये डिपेंड करता है लैग्ड पीरियड में प्रीवियस शॉक। ठीक है, अच्छा आर्च कब यूजफुल है? अब हम आर्च को कहते हैं, आर्च यूजफुल है जब वॉलेटिलिटी ऑफ सीरीज जो है वो एक्सपेक्टेड हो। ठीक है, अच्छा वो कहता है कि आर्च, अब थोड़ा सा इसमें क्रिटिसाइज कर दे, आर्च मॉडल जो है वो डिफिकल्ट है एस्टिमेट करना, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर गैमास को नेगेटिव बना देते हैं। वो ज़्यादातर जो रिजल्ट आते हैं आर्च के, उसके मुताबिक जो गैमास की वैल्यू है, ये जो गैमास की वैल्यू है, ये आर्च के थ्रू जो गैमास की वैल्यूज आती है, ये क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो इसलिए जो बोलेस्टर एक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोलेस्टर ने आर्च जो थे, आर्च मॉडल का जो रिजल्ट है वो गैमास क्या आते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं। अच्छा, गैमास नेगेटिव आते हैं तो जो है वो इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है, और उसमें जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो फिर बुलेस्टर जो थे, उन्होंने गार्च को डेवलप किया। क्या किया? गार्च गार्च मॉडल डेवलप किया, न्यू आइडिया दिया गार्च का। अच्छा, जो गार्च है, गार्च क्या है, जनरलाइज ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिस। अच्छा, अब हम इसे कैसे करेंगे, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है आर्च और गार्च में? आर्च जो है वो ज़्यादातर मूविंग एवरेज लगता है। अच्छा, तो गार्च को कैसे लिखते हैं? गार्च क्यू,
इसको हम लिखेंगे, इसमें भी हम ऑब्वियसली मीन और वेरिएंस जो है वो दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, मॉडल करेंगे। पहले हम मीन को करते हैं, वाई टी ए, ये बिल्कुल वैसे जो म्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो मीन है और जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट। अब यहाँ जो है हम वेरिएंस को जो है वो करते हैं मॉडल। अब जो वेरिएंस है यहाँ फर्क आएगा, वेरिएंस जो है वो डिपेंड कर रहा है जनरलाइज में, डायरेक्ट जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, i इज इक्वल टू 1 और यहाँ क्या आएगा, यहाँ p, ये जो देखिए ये p आएगा यहाँ, और इसको i h t माइनस i, ये क्या है, ये डिपेंड कर रहा है, एच टी डिपेंड कर रहा है अपनी लैग वैल्यू, अपनी ही लैग वैल्यू, और बाकी होगा प्लस सुमेशन जे इज इक्वल टू 1 और क्यू, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था, किस पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वेयर्ड वैल्यू ऑफ पास्ट स्क्वेयर्ड लैग वैल्यू ऑफ म्यू टी माइनस जे। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है गार्च में, अपनी लैग वैल्यू पे और एरर टर्म के स्क्वायर की लैग वैल्यू, ठीक है। तो गार्च जो है अब देखिएगा, अब ये गार्च क्या है, पी और क्यू जनरल फॉर्म है। अब अगर मैं गार्च को, अब अगर मैं जो गार्च है उसको ऐसे लिखता हूँ, देखिए GARCH 1 अब p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 1 है, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा ht, ये आएगा ht, मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो आगे आपको नजर आए, ht ये इधर प्लस ht माइनस प्लस ht माइनस 1 प्लस यहाँ गैमा आना था, सॉरी, प्लस गैमा जी माइनस, ठीक है जी। और ये आपका आएगा 1 इसी तरह 2 लिखेंगे तो इसके भी सेकंड लॉग तक जाएगा और इसका भी सेकंड लैग तक जाएगा, ये 1 और ये 1, ठीक है जी। तो इसी तरह ये क्या है, ये गार्च 1 मॉडल है, फिर गार्च 2 मॉडल है। अच्छा, हम अगर इसे एलेबोरेट करना चाहें थोड़ा सा, कि हम एक चीज़ के गार्च मॉडल जो है 1 वो इन्फिनिट आर्च पी जो है उसकी आर्च प्रोसेस है इन्फिनिट, तो इसको कैसे हम साबित कर सकते हैं, हम साबित कर सकते हैं इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज कैसे पुट कर देते हैं, ये जो एच टी माइनस 1 है ये डिपेंड करता है किस पे, एच टी माइनस 2 पे, ठीक है। तो एच टी माइनस 2 जो होगा वो डिपेंड करेगा एच टी माइनस 3 पे। तो जब हम ऐसे वैल्यूज इसकी पुट करना शुरू कर देंगे तो देखिए आर्स में इसको मैं ऊपर लिखता हूँ एच टी इज इक्वल, यहाँ एच टी माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं हम इसे साबित करने के लिए जो है वो इसको इसमें लिखते हैं, ये आता है
एच टी माइनस टू प्लस गेमा वन म्यू स्क्वेयर टी माइनस टू प्लस गेमा वन ये वाला। अच्छा, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको फिर अगली इक्वेशन में इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसको हम एलेबोरेट करेंगे, इसको हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ये डिपेंड करेगा एच टी माइनस टू जो है वो, जब इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम यहाँ गैमा नॉट प्लस रो एच टी माइनस थ्री प्लस गैमा इसकी जगह टी माइनस थ्री, इसका मतलब टी माइनस टू जो है एस टी माइनस टू जो है वो एस टी माइनस थ्री पे डिपेंड करेगा। तो इसे ऐसे लिखते जाएंगे तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी इसे हम देखते जाएंगे तो ये आएगा इसको आप जब खुद करेंगे तो आपको समझ अच्छी तरह लगेगी। ये इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब है गार्च जो है, गार्च वन वन प्रोसेस जो है वो इक्विवेलेंट है टू इनफिनिट ऑर्डर आर्च, ठीक है, विथ ज्योमेट्रिकल डिक्लाइन कोफिशिएंट। तो फिर क्या करते हैं हम, सो इट इज एसेंशियल टू यूज गार्च वन वन अल्टरनेटिव टू हायर ऑर्डर आर्च मॉडल। जब भी हायर ऑर्डर आर्च मॉडल लगाने की ज़रूरत पड़े तो हमें चाहिए कि हम हायर ऑर्डर आर्च की जगह जो है वो गार्च वन वन मॉडल जो है उसे यूज़ कर लें, ठीक है जी। इसके अलावा जो है एक मॉडल है गार्च, इसकी फॉर्म है गार्च एम मॉडल, इसको गार्च इन मीन मॉडल भी बोलते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कंडीशनल मीन को डिपेंड ऑन कंडीशनल वेरिएंस। अच्छा, कंडीशनल मीन को अलाउ करता है किस पे डिपेंड करने के लिए, कंडीशनल वेरिएंस पे डिपेंड करने के लिए। जब एक इन्वेस्टर है वो रिस्क अवर्सर है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता और उसे एक प्रीमियम चाहिए अपने आप को सिक्योर करने के लिए, या एज अ कंपनसेशन फॉर होल्डिंग रिस्की एसेट, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब कि एक आदमी जो है, जो इन्वेस्टर है वो क्या है, वो रिस्क अवर्सर है, वो रिस्क अवर्सर है। अच्छा, जो रिस्क अवर्सर है वो क्या करेगा, नीड्स प्रीमियम, नीड्स प्रीमियम एज कंपनसेशन, ठीक है। तो क्या होता है, रिस्क जितना ज्यादा होगा, रिस्क जितना ज्यादा होगा प्रीमियम भी जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो अच्छा, कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है वो वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी मतलब वोलेटिलिटी जितनी ज़्यादा रिस्क उतना हाई है, रिस्क जितना ज़्यादा है उतना ही जो रिस्क अवर्सर होगा वो प्रीमियम जो है वो उसको ज़्यादा चाहिए होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये देखिए वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स टी थीटा म्यूट, ठीक है जी। इसी तरह ये एच टी है, ये इक्वल होगा गेमा नॉट प्लस आई इक्वल टू पी।
प्लस उसके बाद क्या है, जे क्यू। अच्छा, इसमें क्या करते हैं हम, यूज स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वाई टी ए प्लस आई टी एक्स टी प्लस थीटा एच, ये वाला, ये क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड है। तो गार्च जो एच एम मॉडल है, गार्च एम तब यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं एसेट प्राइसिंग मॉडल, सच एज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैप, CAPM। इन मॉडल में हम ज़्यादातर गार्च जो है, गार्च एम मॉडल यूज़ करते हैं। गार्च एम किसमें, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसमें आप एसेट की प्राइसिंग मॉडल में जब हम जाते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। तो ये है। इसके अलावा एक थ्रेशोल्ड गार्च मॉडल, थ्रेशोल्ड गार्च मॉडल क्या है, जब ये आर्च और गार्च जो है वो सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब पॉजिटिव शॉक लगे और वोलेटिलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट है, जब वोलेटिलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट है, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको इसमें डमी इंक्लूड करते हैं। ये आपको फिर अभी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ लगी होगी। गार्च थ्रेशोल्ड लेवल में हम थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।